मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज क्लास 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आज का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। चलिए आज हम लोग इसको आज हम लोग शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर संसाधन एवं विकास। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी हमारे प्राण वो सभी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है, यानी मानव को केंद्र में रख करके सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे जो चीज़ें मानव के लिए उपयोगी है वो हमारे लिए संसाधन है। अगर वो चीज़ अगर मानव के लिए हितकारी नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो उसे हम लोग संसाधन नहीं कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसमें कहा गया कि जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं अपने संसाधनों को बनाने के लिए। जैसे कि अब लौह अयस्क है, लौह अयस्क को हम प्राप्त करते हैं एक रॉ मटेरियल के तौर पर। किस तरह से? एक रॉ मटेरियल के थ्रू से हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसे हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसे हम लोग परिष्कृत करते हैं और उसके बाद हम लोग तमाम तरह के जैसे गाड़ियाँ, मोटर, बसेस, जो भी चाहे उसे, चाहे टीन, चद्दर, जो भी चाहे उसे हम बना सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से संभाव्य यानी वो हमारे लिए कितनी इकोनॉमिकल वैल्यू रखता है और सांस्कृतिक रूप से कितना मान्य है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग उसको संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं और थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करते हैं, वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया की प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी हम लोग जितने भी संसाधन हैं उसकी हम जो प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसको प्रौद्योगिकी के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम लोग उसको अपने कार्य के लिए बनाते हैं। यानी जिसमें उसमें कई सारी संस्थाओं का स्थान मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब स्थान होता है। ठीक है, जैसे कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, यानी मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की जैसे कंपनी, जैसे सेल है, क्या कौन कौन सी कंपनी है, सेल है, भेल है, ये सारी कंपनियां हैं ना, भेल, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये सब है ना, ये सारी कंपनियां जो हैं और जो भी संस्थाएं हम लोग इसीलिए निर्माण किए ताकि हम अपने संसाधनों का उचित तरह से हमने मतलब इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी मानव स्वयं ही इस प्रकृति का, यानी मानव खुद संसाधन इस प्रकृति में जो है वो भी एक प्रकार का संसाधन ही है। ठीक है, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो भी प्रकृति में चीज़ें उपलब्ध हैं उसको हम लोग संसाधित करके परिवर्तित करते हैं और उसे अपने प्रयोग के लिए उपयोगी बनाते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं पहले कैसे कैसे इसको हम लोग वर्गीकृत किए गए हैं। जो भी संसाधन है यानी उत्पत्ति के आधार पर, पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर एक जैव होता है और एक अजैव होता है। यानी जैव जिसके जैसा कि इसके नाम से ये स्पष्ट है कि जीव, जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि तमाम तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे। और अजैव में जैसे चट्टान हो गई हैं, अजैव में कौन कौन सी चट्टान हो गई, वायु हो गई, ये सब क्या है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। मिट्टी हो गई, ये सब क्या है, अजैव है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। इसी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि दो भागों में बांटा जैसे जैव और दूसरा है अजैव। ठीक है, और एक है समाप्यता के आधार पर, यानी वह नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। नवीकरणीय अर्थात जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। अनवीकरणीय योग यानी जिसे हम लोग प्राप्त पुनः नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला है और जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम है। इन सब को अगर हम एक बार प्रयोग कर लें तो पुनः हमें प्राप्ति इसकी नहीं हो सकती है। यानी इसकी जो भी इसकी मतलब इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे और एक होता है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यानी व्यक्तिगत रूप से जैसे कि आपका घर है, आपका खेत है,
सामुदायिक रूप से, जैसे कि श्मशान भूमि है, खेल है, नगरीय क्षेत्रों में जैसे पार्क है, पिकनिक पार्क है, ये सब चीज़ें आती हैं। राष्ट्रीय में जैसे कि भारत सरकार के अंतर्गत जैसे कि जितने भी उसके ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि भारत के आर्थिक क्षेत्र यानी 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील तक की दूरी जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं वो भारत सरकार के मतलब किसी भी राष्ट्र हो उसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें उसके वो मतलब उसके काम में वो लिख सकता है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी 200 समुद्री नॉटिकल मील से अधिक कुछ क्षेत्र को मतलब अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है। 200 समुद्री मील तक की चीज़ों को अभी हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे जनरली समझते चलिए आप लोग, ठीक है। और विकास के स्तर के आधार पर यानी संभावित होता है एक विकसित भंडार और संचित कोष, इन 4 चीज़ों में इसको बांटा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसको किस तरह से ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। एक होता है प्राकृतिक यानी संसाधन को, और दूसरे मानवीय चीज़ों में बांटा गया है। संसाधन को पुनः हम लोग नवीकरणीय और नवीकरणीय रूप में बांटते हैं। जैसे एक होता है सतत अथवा प्रवाह पवन, यानी इसका हम लोग सतत यानी निरंतर रूप से इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं और इसका जो भंडार है कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे सूर्य हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा होगा, जल ऊर्जा होगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और एक है जैव, जैव जैसे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, ये भी क्या है नवीकरणीय ऊर्जा के ही स्रोत है, इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम लोग सदुपयोग तरीके से उपयोग करें तभी। और नवीकरणीय में जैसे होता है एक पुनःचक्रीय होता है और एक होता है अचक्रीय। यानी पुनःचक्रीय जैसे धातु, जैसे कोई भी लोहा है, अगर हम लोग उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लोहा है उसको हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि टीन बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, बसेस बना सकते हैं, बहुत सारे मोटर व्हीकल बना सकते हैं, ट्रेन की पटरी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इसे धातु से। सोना जैसे अगर अंगूठी रूप में है उसे हम उसको चाहें तो हम लोग किसी भी रूप में और परिवर्तित करके उसे लॉकेट बना सकते हैं, यानी तमाम तरह के उसे हम लोग आकार दे सकते हैं, यानी ये पुनःचक्रीय है, ठीक है। और एक होता है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जैसे होता है एक कोयला हो गया, कोयला के बाद हो गया, कोयला के बाद पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, यानी ये सभी क्या है जीवाश्म ईंधन है। इसका एक बार हम लोग प्रयोग कर देंगे तो दोबारा हमें ये पुनः प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और एक मानवीय यानी संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, इसके आधार पर हम लोग मानवीय संसाधन में इसको बांटते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं संसाधनों का विकास किस तरह से हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे, संसाधनों का विकास के बारे में हेडिंग है ये, ठीक है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। पहले क्या समझा जाता है कि मानव ये समझता था कि प्रकृति की जो भी चीज़ें हमारे उपलब्ध हैं हमारे लिए ये असीमित है, ये कभी इसका खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वजह से इसने क्या किया, इसका अंधाधुंध उपयोग किया और देखिए कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को प्राप्त हुई हैं। कुछ व्यक्तियों की लालच पर संसाधनों का ह्रास, यानी बहुत सारे जो उद्योगपति या पूंजीपति लोग हैं इनके लालचवश ये संसाधनों का बहुत ही अत्यधिक ह्रास हुआ है। और दूसरा है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज दो हिस्सों में समाज जो है दो हिस्सों में यानी संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया, ठीक है। और संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय और पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नलिखित आदि इन सब का परिणाम में दुष्परिणाम देखने को मिला है। यानी पर्यावरण में ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे जो है मतलब प्रकृति में जो भी चीज़ें विद्यमान जैसे वन हो गए, जल हो गए, ये सभी चीज़ों के जो बड़े उद्योगपति और जो लालचवश जो मानव इन सब का प्रयोग करता चले गया अपनी आर्थिक रूप से मतलब पैसे ज़्यादा लालच के मामले में, इस वजह से जैसे इस समस्याएं मतलब भारत जितने भी आम नागरिक हैं उन सबको ये सारी समस्याएं उनके साथ साथ सभी को भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप जैसे कि कितनी सारी कंपनी या फैक्ट्रियां हैं, जो भी कंपनी हैं और फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे स्थापित हुई, जैसे कि टिस्को हो गई, टिस्को कहाँ हुई, साक्षी और एक नदी की, उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वहाँ पे शायद रेणुका आई थिंक ऐसी कुछ नदी है, वहाँ के सामने इस समीप इसको मतलब इसको स्थापित किया गया ताकि वहाँ पे जितना भी इसका अपशिष्ट पदार्थ है उसे जल में मतलब जल के द्वारा इसे इसका जो वेस्टेज है उसको हम लोग उसमें थ्रो कर सकें यानी फेंक सकें। जिससे क्या हुआ जो भी चीज़ें आज भी हमारी कंपनियाँ और फैक्ट्रियों द्वारा जो भी जल हैं या फिर तमाम तरह के जो भी वैसे पदार्थ हैं जो कि हमारे पर्यावरण में चाहे जीव जंतु चाहे जल में रहने वाला हो चाहे स्थल में रहने वाला किसी को हानि पहुँचाए,
बिना ट्रीटमेंट का ही हम लोग उसमें छोड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ का पानी दूषित होता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु को हानि पहुँचती है, मछलियों को नुकसान पहुँचता है, और उस मछलियों को पकड़ करके मानव खाता है, मानव में भी वो सारी बीमारियाँ चली आती हैं। और जैसे कि वो पानी जो है अगर जल द्वारा अवशोषित होता है, भूमिगत जल में जाता है, तो उस जल को भी प्रदूषित कर देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने पर्यावरण में बहुत सारे संकट उत्पन्न कर दिए, जैसे भूमंडलीय तापन, यानी तमाम तरह के जीव जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं और उन औद्योगिक क्षेत्र के निकला हुआ धुआं, चाहे गाड़ी हो, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग करने से हम लोगों ने क्या किया, उसमें सल्फर SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, तमाम तरह की गैसें को, जिसे वो जो दोहन मतलब जो भी उसमें उत्पादित उत्सर्जित हुआ है धुआं सारा हमारे वायुमंडल में जाने के बाद, यानी CO2 के लेवल को बढ़ा दिया है। क्या किया CO2 का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CO2 एक ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे पर्यावरण में आने वाली जितनी भी सूर्य से रोशनी है उसको वापस जाने नहीं देती है, यानी उसको जाने के लिए अवरुद्ध कर देती है, जिस वजह से हमारा टेम्परेचर क्या है, दिन पर दिन इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि इस बार 2024 में मई जून की कितनी भीषण गर्मी थी, और भीषण गर्मी में हम लोग कितना बस और गर्मी का महसूस कर रहे थे। आप देखें कि 48 से 49 डिग्री तक का टेम्परेचर लगभग इस बार चला गया था, और देख रहे थे हम लोग इसका भयंकर परिणाम और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, जैसा कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणविद हैं जो कह रहे हैं कि ओजोन का अवक्षय होता जा रहा है। अगर इस तरह से हम लोग करते रहें, अपने पर्यावरण की जो भी चीज़ें जो संसाधन हैं, इनका दुरुपयोग करते हैं, तो ओजोन का क्षरण इसी तरह होता रहा तो पराबैंगनी किरणें सूर्य की जो हैं पृथ्वी पर आ जाएंगे, और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु यानी रहने वाले उनसे पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। आपको पता है कि ओजोन परत के जो क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, यानी CFC गैस जो है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और भूमि निम्नीकरण यानी तमाम तरह की समस्याएं जो हैं इसमें हम लोग को देखने को मिली हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। मानव की जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि जो उद्योगपति और पूंजीपति, कुछ ही लोगों ने पर्यावरण को मतलब इतना ज़्यादा क्षति पहुंचा दी, जिसमें आम नागरिक को भी इन सब का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए इस तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व में सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यानी सतत अर्थ में, यानी इसका अर्थ क्या है, अभी हम लोग आगे चल के इस लाइन में हम लोग पता कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है, यानी क्या कहना चाहता है ये सतत पोषणीय विकास जो है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपलब्ध है हमें इस तरह से इसका उपयोग करना है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका जो भंडार जो है वो बरकरार रहे, बना रहे, और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, यानी इसकी कमी को वो लोग महसूस न करें। हम अपने पर्यावरण में जो भी चीज़ें उसका बुद्धिमानी से सदुपयोग करना चाहिए। इसके लिए कई प्रकार के मानवों ने यानी हम लोगों ने सम्मेलन किए और समझौते किए, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया है। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे, ठीक है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया, ठीक है। और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई, यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल कौन से, इस पर उन्होंने सहमति जताई। और 21वीं शताब्दी में, यानी जो हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं इस समय, सतत पोषणीय यानी आने वाला 1992 में कौन सी 20वीं शताब्दी थी, और 21वीं शताब्दी जो हमारी 21वीं शताब्दी में हमें कौन कौन सी चीज़ों पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, उन सब पे इन्होंने क्या किया, एक सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की, ठीक है। आइए देखते हैं एजेंडा 21 आखिर है क्या, ठीक है। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा है, ठीक है, निपटारा करना है।
यानी एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय और स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है, एजेंडा 21 तैयार करे। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि हम जो भी 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, जो भी समस्याएं हम लोग इसमें फेस कर रहे हैं 20वीं सदी में, वह समस्याएं हम लोग उसमें आने वाले अपनी सदी में ना फेस करें। इसलिए हम लोग विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप को हम लोग ध्यान देना चाहिए, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे और मानव जीवन सुगम और अच्छा हो। संसाधन नियोजन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। संसाधन के विवेक उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक ही तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की बहुत सारी कमी है। यानी कहना क्या चाहता है भारत, जैसे कि हमारा देश प्यारा भारत ये है, आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि हमारा ये पश्चिमी भारत जो है, ये पश्चिमी, एक सेकेंड, पश्चिमी जो है यहाँ पे कुछ राजस्थान है, यहाँ पे मरुस्थलीय में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मतलब संसाधनों की उपलब्धता जैसे कि सीसा वगैरह है और तांबा वगैरह पाया जाता है, लेकिन अन्य संसाधनों जैसे जल की कमी है यहाँ पे। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे ये, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जल संसाधन की उपलब्धता है लेकिन यहाँ पे विभिन्न तकनीकी के माध्यम की कमी है। जैसे कि यहाँ पे रेलवे लाइन की समस्या है, हम लोग बिछा नहीं सकते। और यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम पे यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर यहाँ पे पर्वतीय इलाका है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। जैसे कि उत्तर भारत में से यूपी बिहार झारखंड, यूपी बिहार जो हो गया, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पर, यहाँ पे खनिज संसाधनों की कमी पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पे दक्कन का पठार पाया जाता है। ये दक्कन का पठार जो है, एक सेकंड फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ आपको। ये जैसा कि हम लोग वो जानते हैं कि ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन के पठार भी हम लोग देखते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जल समस्या से हमेशा ये भी राज्य गुजरता रहता है, फेस करता रहता है तमाम प्रकार की वाटर प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें और भी क्या चीज़ें दिया गया है इस लेसन में, ठीक है। इसी को समझाना चाहता है कि हमारे भारत में भी बहुत प्रकार के ऐसे विविधताएं देखी जाती हैं, जहाँ पे कहीं पे संसाधनों की अधिकता है तो कहीं पे इसकी कमी से हमारा राज्य गुजर रहा है, हमारा देश। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। यानी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। यानी यहाँ पे तमाम तरह के उद्योग नहीं हुए। यहाँ पे आपको पता है कि 17 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में व्यक्ति का यहाँ निवास है। यानी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कम है, यानी भारत में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अपने बिहार में है, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे निवास करती है जनसंख्या। क्योंकि यहाँ पे जनजीवन सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जन सामान्य के लिए रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जल साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन परंतु इसमें मूल विकास की कमी, जैसा मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। यहाँ पे पवन ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा यानी मरुस्थल प्रदेश है, यहाँ पे हवा भी बहुत तेज चलती है और सौर ऊर्जा बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जल संसाधनों की कमी देखी जाती है। यहाँ पे सौर ऊर्जा के तो बहुत सारे अच्छे उपलब्ध हैं अवसर, और पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ पे हमारे पास तकनीकी थोड़ा सा कमी है, जिसको हम लोग आगे वाले समय में देखेंगे अभी। और देखते हैं, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग है, ठीक है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। जैसा कि हम जानते हैं कि लद्दाख जो है, लद्दाख में विभिन्न प्रकार की मतलब संस्कृति रहती है, जैसे कि बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं, 2 प्रकार की संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। और यहाँ के बौद्ध जो हैं वो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के मतलब इनके कल्चर देखने को मिले, जैसे तमाम तरह की फसल जो है कटाई करते हैं, या विभिन्न प्रकार के त्यौहार वहाँ पे मनाते रहते हैं। इसी तरह से लोग यहाँ पे कल्चर विभिन्नता देखनी जाती है, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं। इसलिए मतलब स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। हमें संसाधन संतुलन को हमेशा बनाए रखना है अगर लंबे समय तक इस पृथ्वी पर अगर सर्वाइव करना है तो। अब देखते हैं भारत में संसाधन नियोजन, ठीक। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। यानी पहला नंबर क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना,
और संसाधनों का गुणात्मक मात्रा में अनुमान लगाना व मापन करना है। यानी हमें ये सर्वेक्षण करके तालिका बनाना है कि कौन से प्रदेश में कौन से खनिजों की और कौन से संसाधन की अधिकता है, कहाँ पे कमी है, इन सब का हमें अनुमान लगाना है। ठीक है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है हमें। ठीक है। यानी संसाधन के विकास की योजनाओं के लिए हमें इसे सुचारू रूप से चालू करने के लिए और सभी लोगों इसकी पहुँच को मतलब बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के मतलब इसमें संस्थाओं का हमें स्थापना करनी पड़ेगा और उनमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। और संसाधन विकास योजनाओं का राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ अभी तक हम लोग उसमें अभी तक जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं तदरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की देखते हैं संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी हमें जरूरी नहीं है, सब साधनों की उपलब्धता ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन समृद्ध होते भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, जैसे कि झारखंड। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है क्या, आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं। ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए कौन कौन सी कारण होते हैं, मगर ये नहीं बताएंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, यानी तथा उन पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। कहाँ गया। ठीक है, एक सेकेंड। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जहां वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ठीक है। ये देखते हैं संसाधनों का संरक्षण कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है। संसाधनों का संरक्षण। ठीक है। संसाधनों का संरक्षण यह हेडिंग है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक एवं यानी और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी अगर हम लोग इससे अपने संसाधन को अगर बुद्धिमत्तापूर्ण अगर उपयोग नहीं किए तो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेता और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी गांधी जी ये कहना चाहते थे कि कोई एक व्यक्ति के अंतर्गत ये सारे संसाधन, जो भी संसाधन हैं उनके अंतर्गत न होने तो वो अन्यथा उसका क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे और धन और पैसे के लालच में
वो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे और केवल अपनी पेटी भरने के चक्कर में रहेंगे। बाकी पर्यावरण को कुछ भी हो, कोई क्षति उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी इंसान की जो लालच है वो उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, उसे संतोष नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है कि जन समुदाय के मतलब अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो ताकि उसका लोग अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं ज़्यादातर अपना मुनाफा करने के चक्कर में ही पड़ी रहती हैं, इनको और लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में, यानी ध्यान रखिएगा डेट, सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है, तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। ठीक है, यानी कौन सी इनकी पुस्तक है, ये पूछा गया बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन। स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेसर की रचना है, इनको सुमाकर भी कहा जाता है। 1987 में ब्रनलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं अभी भू संसाधन क्या है। ठीक है, हम भूमि पर रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं। इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि पर एक सीमित संसाधन है। क्या है? भूमि एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ठीक है, इसलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। जैसा कि कहा गया 43% इसमें भू चाहिए, डाटा याद रखिएगा। 43% क्या है? हमारा मैदान है। ठीक है, जिस पर कृषि और उद्योग विकास अच्छे से खोला जा सकता है, यानी सुविधाजनक है, उसके लिए आदर्श परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है इसके लिए। ठीक है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, यानी 30% भारत के 30% क्षेत्र पर क्या है? पर्वत है। ठीक है, और वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्र जो भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये सारी नदियाँ क्या हैं? बारहमासी, क्योंकि इनमें वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है, इस वजह से इन्हें बारहमासी नदियाँ कहते हैं, क्योंकि ग्लेशियर से निकलती रहती हैं। ठीक है, इसका पानी कभी सूखता नहीं है। नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, यानी ये बारहमासी नदियाँ जो है नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, पर्वत जो हैं जैसे कि हमें जानते हैं उत्तराखंड में द्वार हो गए, धून हो गए, ये सब घाटी, मसूरी हो गई, ये सब हमें क्या करते हैं? पर्वतीय पर्यटन के लिए मतलब ये सब अच्छी और अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। ठीक है, जैसा कि पता है, यानी 43% भूभाग पर क्या है? हमारा भूमि है और 30% पे क्या है? पर्वत है और 27% भाग पर हमारा क्या है? देश का पठारी क्षेत्र है, जिसमें बहुत प्रकार के खनिजों और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जैसे इसमें ग्राफ के माध्यम से इसमें बताया गया है। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से जैसे इसमें 27% इसमें क्या है? ये हमारा पठारी क्षेत्र है और ये 43% जो है इसमें भूमि है और 30% जो है पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अब आइए देखते हैं भू उपयोग क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा सकता है। कैसे, कौन कौन से उद्देश्य हैं भाई? चलिए देखते हैं। वन, पहला क्या है? वन, यानी विभिन्न प्रकार के इसमें वन पाए जाते हैं, वन लगाए जाते हैं ताकि इसका हम लोग पर्यावरण में अच्छा संतुलन बना रहे हैं। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन कौन सी हैं? जैसे एक है बंजर, और पहला नंबर है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा क्या है? गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। यानी बंजर में वो कृषि अयोग्य भूमि, जैसे पर्वत पठार की चीज़ें आ सकती हैं, जैसे जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते। गैर कृषि
प्रयोजन में लगाए, जैसे कि ये भले से कृषि योग्य हैं लेकिन इसमें कृषि नहीं की जा रही है। जैसे इमारतें तमाम तरह की इसमें मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सड़क बनाई जा सकती है। सड़क भाई समतल में ही तो बनाएंगे, पहाड़ पे थोड़ी बना सकते हैं जल्दी, वहाँ पे जल्दी संभव नहीं है। बनता है लेकिन बहुत कठिन होता है। उसको डायनामाइट की वजह से हम लोग पत्थरों, जितने पर्वत हैं उबड़ खाबड़ स्थान, उसको हम लोग अच्छे से उड़ा के यानी ख़त्म करके फिर उसके बाद समतल रूप में उसे बहुत मशक्क़त के साथ उसे हम लोग बना सकते हैं, अच्छे खासे उद्योग स्थापित हो सकते हैं। कैसे? समतल पे ही तो होते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे कि पहला स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। ठीक है, यानी स्थायी चारागाह जिसमें परमानेंट उसमें चारागाह ही बना हुआ है, जैसे उसमें गाय चराई जा रही हैं, भैंस चराई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु जिसमें जानवर जो उसमें चर रहे हैं, लेकिन उसमें खेती नहीं की जा रही है। ठीक है, ये पड़ती भूमि में गिनी जाती है। यानी पड़ती भूमि के अतिरिक्त, यानी पड़ती मतलब ये कृषि की ही जाती नहीं इसमें। ठीक है, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें बोया नहीं क्षेत्र है, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे, लेकिन अभी पहले इसको जान लेते हैं, बस बेसिक नॉलेज इसके बारे में। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई, यानी 5 वर्ष से जिसमें खेती नहीं की गई अधिक वर्ष तक, उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग इसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। यानी इसमें खेती नहीं की, भले से कृषि योग्य, लेकिन इसमें खेती कहाँ की जा रही है। ठीक है, वर्तमान प्रति, जैसे प्रति भूमि कौन कौन सी आती है? प्रति भूमि में से वर्तमान प्रति जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो, यानी और वर्तमान प्रति भूमि उसे कहा जाता है जो 1 वर्ष यानी 1 साल में किसी प्रकार की या उससे कम समय में कोई प्रकार खुद खेती नहीं की गई है। यानी वर्तमान भूमि के अतिरिक्त, यानी जो पुरातन प्रति है, ठीक है, अन्य प्रति जिसे कहते हैं हम लोग, इसे पुरातन प्रति भी कहते हैं, इसमें 1 से 5 वर्ष से खेती ही न की गई हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरातन प्रति भूमि कहते हैं। अब आगे देखते हैं, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? शुद्ध निवल बोया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह शुद्ध निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी एक वर्ष में एक से अधिक बोए गए क्षेत्र, यानी जैसे कि हमें पता है कि हम लोग 3 प्रकार की कृषि भारत में उगाते हैं, जैसे रबी की फसल है, जायद की फसल है और खरीफ की फसल है। यानी एक वर्ष में कई फसलें हम लोग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध निवल बोए क्षेत्र में से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसे सकल कृषि क्षेत्र ही कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के डाटा के माध्यम से, बस इसे जनरल देखिएगा, बाकी इसे रटने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी क्वेश्चन पूछते नहीं जाते, बस वो वाला डाटा याद रखिएगा जिसमें 43% मैदानी क्षेत्र है, सॉरी कृषि क्षेत्र है, इसमें कृषि योग्य भूमि यानी मैदान है, सॉरी मैदानी है, और 27% पठारी क्षेत्र है हमारे भारत में, और 30% पर्वतीय क्षेत्र है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, एक बार ब्रीफ नॉलेज देते हैं, और उसको डाटा की जो डाटा गया है, माफ़ कीजिएगा, ये जो डाटा गया है इसको बस सिर्फ सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, ये कोई उतना बीपीएससी के एग्जाम उतना नहीं पूछता है। जैसे भारत में भू-उपयोग का प्रारूप क्या क्या है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भू-उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू-आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। यानी जितने भी प्रकार की भूमि हैं, जैसे कि हमारे भारत में जानते हैं कि कई प्रकार के कार्य, जैसे भू-आकृति, जैसे भी हमने पढ़ा कि 27% भाग पर क्या है? पठार है, उस पर अच्छे से खेती नहीं की जा सकती, जितना अच्छी खेती हम लोग मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं। ठीक है, और पर्वतों पे तो पूछिए मत, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा परेशानियाँ हैं खेती करने के लिए। जलवायु, जैसे कि हमारा भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु भी देखी जाती है। कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पे जैसे कि मरुस्थल, जैसे कि राजस्थान में वो कम वर्षा होती है। इस तरह की तमाम तरह के यहाँ पे जलवायु कारक देखने को मिलते हैं। मृदा के प्रकार, जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तर भारत का मैदान, जैसे कि यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ तक हम लोग जलोढ़ मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं। कुछ जैसे कि गुजरात और राजस्थान में भी देखे जाते हैं। यहाँ पे तमाम तरह की जो भी क्षेत्र हैं, अधिकतर क्या है इसमें अलग प्रकार की मृदा, जैसे कि काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि गुजरात में, सौराष्ट्र वगैरह में, और ऊपर जैसे कि कच्छ की दलदली क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा सा जलोढ़ मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं। और पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में हम लोग पश्चिमी अगर तरफ जाएँ तो हम लोग वहाँ पे मृदा जिससे मरुस्थलीकरण, यहाँ पे उपजाऊ वृत्ति नहीं पाई जाती है। तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, यानी जनसंख्या वहीं निवास करती है जहाँ पे अच्छी खासी फर्टाइल लैंड हो, यानी अच्छी खासी उपजाऊ भूमि हो, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ भारत में निवास करती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन लोग खेती नहीं करते क्योंकि उनका मानना है भाई कि खेती करने में विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड यानी कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं। और अच्छे से जानते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि उसमें किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते हैं, सताने की तो बात ही छोड़िए, सता भी नहीं सकते, मारने की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, इस वजह से वो खेती ही नहीं करते हैं। भारत में
भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, नहीं, भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी परंतु इसके 93% भूभाग के ही उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी पूर्वोत्तर भारत में केवल आसाम, जैसा कि ये देखते हैं, ये जो आसाम है ना, ये भारत का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे मैं मैप ही बना देता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा भारत, ये जो आसाम यहाँ पे है, यहाँ पे आसाम, इसका तो पूरा मतलब डेटा है हमारे पास। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय, मिजोरम जो है, इन सब का मतलब हमारे पास डेटा अभी उपलब्ध नहीं है यहाँ के क्षेत्र, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र हैं और यहाँ पे अभी सर्वे नहीं किया गया है कि हमारे क्षेत्र में कब मतलब वास्तविक विस्तार अभी कितना है। और देखते हैं कौन कौन सा क्षेत्र का हम लोगों ने भी गणना नहीं किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का संरक्षण नहीं हुआ है। जैसा कि हमें पता है, हम लोग भारत के ऊपर, यानी एक सेकेंड मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको मैप से समझाने में आसानी होगी। जैसे भारत का ऊपरी क्षेत्र जैसे है, ये जो है पीओके के अंतर्गत है, यानी 30% भारत की जो लद्दाख वाला हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पीओके के अंडर यानी पाकिस्तान के अंडर में है। और 10% हिस्सा जो है करीबी एक्साई चीन के नाम से चाइना के अंडर में 1962 में कब्जा कर लिया गया है। इसको भी हम लोग अपने जो क्षेत्रफल उसमें काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके कब्जे में, ये पाकिस्तान कब्जे में है, एक चीन के कब्जे में, एक्साई चीन जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग स्थायी चारागाह। इस स्थायी चारागाह कौन कौन से, जो स्थायी परमानेंट हैं, उसमें खेती नहीं की जाती है, यानी अस्थायी चारागाहों के अंदर भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में समर्थ कैसे होंगे, यानी इतनी बड़ी जो पशुधन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं, उनके लिए चारा उपलब्ध कराना कैसे समर्थ होंगे, इसके बारे में वो कह रहा है। और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि की अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। यानी जो भी वर्तमान पड़ती है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, वहाँ पे आदर्श स्थितियाँ नहीं पा जाती हैं। उसके लिए हमें अगर वहाँ पे फसल उगानी तो उसके लिए बहुत सारी कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये अनुपजाऊ है और इन पर फसल उगाने के लिए लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। ठीक है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको केवल 1 या 2 बार ही बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भारत में पता है आपके कि बहुत सारी विविधताएं भौतिक रूप से भी पाई जाती है। साथ में भी जाना है अपने कि जब असम को छोड़ करके पूर्वोत्तर भारत में अन्य राज्यों का हमारे पास डेटा नहीं है हमारे पास। और उत्तर भारत में जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रीजन है, वहाँ पे अक्साई चीन और पाकिस्तान के पीओके जो है उसके कब्जे में, वहाँ का भी हम लोगों ने भी क्षेत्रफल का हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, यानी 80% पंजाब और हरियाणा में भूमि पर खेती होती है। परंतु अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। जैसा कि यहाँ पे पर्वत पाया जाता है और ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे पहाड़ी इलाका, इस वजह से यहाँ पे खेती करना संभव नहीं है, जो कि एक खेती करने के लिए जो भी आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इन राज्यों ने शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में कम अनुपात के लिए बताए कारणों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा स्वयं करके खोजने की बात की गई है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। यानी हमें कहा गया है 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के तहत कि हमारे कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो वर्तमान में है, उसमें कम से कम 33% भूभाग पर हमारे वन होने चाहिए। किसी भी देश को मतलब उसमें अच्छी वायु और अच्छी मतलब पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए इतने वन हमें ज़रूरी है। ठीक है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया, वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई भूमि बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछली बार में वो पिछले उधर में बताया हूँ, अभी पिछली लाइन में। ओके।
लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने पर लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण को गंभीर आपदा आ सकती है। अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे, अगर इस तरह से जनसंख्या को बढ़ाते रहे, तो विभिन्न प्रकार की भूमि में कमियां होती जाएंगी और हम लोगों को, और इस तरह से अगर पर्यावरण में प्राकृतिक जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे संसाधन के लिए, वो अगर इस तरह से अगर हम लोग उसका दुरुपयोग करते रहें तो हमारे आने वाली पीढ़ियों की बहुत गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेंगी। हम भोजन, मकान और कपड़े को अपनी मूल आवश्यकता का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि भोजन करने के लिए हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से ही तो मिलता है। जैसे हम लोग अनाज उगाते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग कृषि कहाँ करते हैं? भूमि में ही करते हैं ना। मकान किससे बनाते हैं? ईंट किससे बनी है? सीमेंट बालू किससे आया है? मिट्टी से ही, हमें भूमि से ही तो प्राप्त हुई है। नहीं, इस पृथ्वी की भूमि से ही प्राप्त हुई है ना। कपड़े कहाँ से मिलते हैं? जो हम लोग कॉटन वगैरह पहनते हैं, कपड़े और भी चीज़ें पहनते हैं, ये सब कहाँ मिले हैं? भूमि पे ही तो उपजाई जाती है। यानी 95%, 95% तक हम जो भी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं हमें भूमि से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है। मानव क्रियाकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को भी बल मिला है। ठीक है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। यानी इस समय भारत में 13 हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हैं, जिसमें कितने कौन कौन से इसमें आए हैं? जैसे इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं और 56% भूमि जल अपरदित हैं। यानी जल द्वारा इसमें क्या किया गया, इसे घिसकर इसे मतलब नुकसान पहुंचाया गया। और शेष क्षेत्र लवणी और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में भूमिका निभाई है। और कौन कौन सी परेशानी है खनन के द्वारा देखते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों के मलबे के साथ छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। यानी क्या इस कहना चाहता है ये, इसको डाटा को याद रखिएगा, आप क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कीजिएगा आप लोग। यानी खनन के कारण कौन कौन से राज्य में भूमि निम्नीकरण हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। यानी पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही, आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा में 80% खेती की जाती है भूमि पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचित भूमि की वजह से यहाँ पर जो है इसकी मृदा का जो एक प्रकार का जो बैलेंस है, जो रेशियो है वो बिगड़ गया, जिससे भूमि जो है इसका जो लवणी और क्षारीय जो संतुलन एक मेंटेन होना चाहिए वो बिगड़ गया है। ठीक है, देखते हैं। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। जिससे मृदा में लवणी और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़ियाँ, मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल कण विसर्जित होती हैं। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों से देश में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बना है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, यानी ये क्या कहना चाहता है? पेड़ जैसे मान लीजिए फील्ड है, ये ज़्यादातर राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्री को उगा दिया जाता है। क्या करते हैं? यहाँ पे ट्री उगाते हैं, यहाँ पे ट्री उगा देते हैं, यहाँ पे ट्री उगा देते हैं, कोने कोने यहाँ पे ट्री उगा देते हैं चारों तरफ। यानी चारों तरफ ट्री उगाने से क्या होता है, यहाँ पे जो भी मृदा का निम्नीकरण जैसे कि हवाओं द्वारा, जल द्वारा होना चाहिए वो नहीं होता है, उसको आड़ देता है। इसको रक्षक मेखला कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है। पशुचारण नियंत्रण, पेड़ों की रक्षक मेखला पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। जैसा मैंने बताया, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान में बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे कि कह सकते हैं कि जो भी फैक्ट्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स द्वारा जो जल होता है, केमिकल द्वारा प्रदूषित जल होता है, उसको हम लोग रिफाइन करके, यानी उसे हम लोग ट्रीटमेंट दे करके उसको तब जा करके हमें उसे छोड़ना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के जीव जंतु को उसको नुकसान न पहुँचे। ठीक है। मृदा संसाधन,
देखते हैं अगली हेडिंग है, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया उच्चावचजनक सेल अथवा संस्तर सेल आदि जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समग्र मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान, यानी मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की मृदा को बनने में अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें पवन यानी हवाओं द्वारा भी अपरदन और अपरदन होता है। हिमनदी द्वारा हिमोड़ बनाया जाता है और जल द्वारा, जैसे कि विभिन्न प्रकार की नदियाँ अपने साथ गाद और सिल्ट का निर्माण करती हैं, घिस करके ला करके एक जगह निक्षेप कर देती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन की भी महत्वपूर्ण मृदा यानी जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों पदार्थों से बनती हैं। यानी मृदा में बनने में जो भी रासायनिक और जैविक परिवर्तन, जैसे कि जैव अजैव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जैव में ह्यूमस यानी विभिन्न प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे की पत्तियाँ, जीव जंतु सड़ गल के मर जाते, खत्म हो जाते हैं, मृदा में क्या करते हैं, जैव ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अजैव यानी विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो अजैव हैं, ये दोनों का योगदान इसमें होता है मृदा के ह्यूमस के निर्माण में। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनकी रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और मृदा से बना है और मृदा भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी मृदाओं का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये जो हमें ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, ये जो है जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, ये अपक्षय रहित मृदा है, यानी आधारी चट्टान है। इसको हम लोग चनक सेल भी कहते हैं। जब ये थोड़ी मोड़ी टूट फूट करके जब आती है तो इसे अधस्तरीय अपक्षयी चट्टान कहते हैं। यानी जब इतने बड़े बड़े जो चट्टान दिख रहे हैं आपको, ये जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं इसे, तो ये लोग इसे क्या कहते हैं, अधस्तरीय अपक्षयी आधारी चट्टानें कहते हैं इसको। ठीक है, जब ये थोड़ी और टूट जाती है तो इसमें बालू और गाद जैसे नदियाँ और वायु तमाम तरह की प्रक्रियाएँ जो हैं, इसको हल्के हल्के बारीक कण में जब इसको तोड़कर जब इसे निक्षेपित कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बालू उप मृदा अपक्षयी चट्टानें, बालू गाद यानी सिल्ट व मृदा। इसमें मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ऊपरी संस्तर मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिकता होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति और पेड़ पौधे जीव जंतु के मर जाने के बाद जब इसमें सड़ गल करके खप जाते हैं, तभी क्या करते हैं, ह्यूमस की मात्रा को इसमें बढ़ा देते हैं, जिससे मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं मृदाओं का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है हमारे भारत में। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भूआकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत में विभिन्न प्रकार की भूआकृतियाँ, जैसे कहीं पर्वत पाया जाता है, कहीं मैदान पाया जाता है, कहीं पठार पाया जाता है। ठीक है, जिसमें कई प्रकार की मृदा का विकास है इसमें। आइए हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं पहली हेडिंग है जलोढ़ मृदा। ठीक है, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मैदान से यानी जलोढ़ मृदा से ही बना है। ठीक है, ठीक, यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जैसे कि आपको उत्तर भारत का मैदान पहले मैं बनाता हूँ भारत का, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये जो भारत का, एक सेकंड छोटा बन रहा है ना, स्क्रीन छोटी है मोबाइल की, थोड़ा सा छोटा मैप बनाना पड़ेगा। ठीक, ये जो उत्तर का मैदान है, यानी ये उत्तर का मैदान, ये जो है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा सकरा भाग लेकर के राजस्थान और ये गुजरात वाला जो है, ये इसी से बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये गोदावरी, जो यहाँ पे गोदावरी नदी है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा यहाँ पे जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पे भी जलोढ़ मृदा का निक्षेप पाया जाता है। अभी मैप के माध्यम से समझेंगे, अभी जनरली इतना जानिए।
ठीक है। और ये जैसे कि कौन कौन सी नदी आती हैं इसको बनाने के लिए। ओहो मैप मिट गया, चलिए देखते हैं, फिर से बना लेते हैं, क्या करना है, अपने हाथों के लिए कारीगरी है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, मैप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने तो। ठीक, यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कौन तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर झील है, यहाँ से एक बहती है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। और यहाँ से ही बहती है, यहाँ पे उत्तराखंड से गंगा आती है, इधर से आता है एक ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इन सब की तीनों नदियों की वजह से यहाँ पे बना है एक उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। अब देखते हैं, ये चलिए पढ़ते हैं। यह मृदाएं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। एक संकरे गलियारे के रूप में ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात के तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदानों, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियाँ हैं, इन सब के नदियों की डेल्टा, जैसे कि आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ यहाँ पे गिरती हैं, ये सभी क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मृदा से ही निर्मित है, ठीक है, यही कहना चाहता है ये। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। यानी जब घाटी के ऊपर, जैसे कि ये नदी जब यहाँ से निकलती है या फिर, ठीक है, यहाँ जब निकलती है, यानी जब निकलती है मैदानी क्षेत्रों में, या जैसे जैसे हम लोग इधर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मृदा के कणों का अनुपात यानी मोटाई बढ़ता जाता है। यहाँ पे जैसे अगर बारीक पाया जाता है इस तरह से, तो यहाँ पे थोड़ा इनकी साइज़ बढ़ती चली जाती है, ठीक है, यही कहना चाहता है। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी पर जाते हैं तो मृदा कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में, जैसे ढाल भंग के समीप, मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे चो द्वार क्षेत्र, तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्या कहना चाहता है, अभी हम लोग समझा रहे हैं आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक। जैसे कि ये भारत का मैप है, समझिएगा, ठीक। ओहो बिगड़ गया, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा तो सही आ जाएगा, इसमें स्क्रीन छोटी है ना। ये देखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा कि मोबाइल बना रहा हूँ ना। देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो नदी निकल रही है ना, ये गंगा नदी जैसे उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ पे जा रही है पश्चिम बंगाल होते हुए, सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक है। तो ये जो नदी जब आ रही है यहाँ से, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसकी ऊँचे साइज़ की आकृति, मतलब ऊपर जितनी जाएंगे इसकी जो कण हैं मिट्टी के, उतने बड़े साइज़ के होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बारीक कण मिलेंगे, जैसे डेल्टाई क्षेत्र, जहाँ पे नदी आकर के सारी जो सिल्ट है, जो गाद है, यहाँ पे निक्षेपित कर देती है, यही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी होता है। और ये बताया गया, जैसे एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, ये जो बताया गया पर्वतों की तलहटी से बने जो पर्वत है ना, यहाँ पे तलहटी में, जैसे द्वार, चो क्षेत्र, तराई क्षेत्रों में पाए जाता है। यानी जो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, जो द्वार हो गया, चो हो गया, तराई, यहाँ पे मोटे कण की अधिकता पाई जाती है। बस यही कहना चाहता था ये। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। जैसे पुरानी जलोढ़ को भांगर कहा जाता है, या भांगर भी कहा जाता है कहीं कहीं, और नया जलोढ़ को खादर यानी बांगर कहा जाता है। जलोढ़ खादर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी इसमें मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। और खादर में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों, दलहनों, फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक गहन कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है, ठीक है, अधिक क्षारीय। तो इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनमें की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, जैसा कि हमारे पश्चिमी भारत में की जा रही है। जैसे पश्चिम भारत, राजस्थान में इंदिरा नहर के माध्यम से यहाँ पे सिंचाई की जा रही है, ठीक है। काली मृदा के बारे में हम लोग जानते हैं। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेंगुर मृदाएं भी कहा जाता है।
इन काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है और काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार विशाल क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे ये कह रहा है, जैसे कि हमारा प्यारा भारत है, ठीक, ये कहना ये चाहता है कि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये दक्कन का पठार जो है ये काली मिट्टी से बना है। ठीक है, दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। और जैसे कि महाराष्ट्र से यहाँ पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, सौराष्ट्र से ये गुजरात का निचला क्षेत्र जो है ये पे सौराष्ट्र, मालवा का क्षेत्र ये है, और मध्य प्रदेश जैसे कि ये छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र जो है ये क्या है, पठारी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, पठारी क्षेत्र जो है किससे बना है, ये बना है काली मिट्टी से बना है। ठीक है, अब ये मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझते हैं कौन कौन सी मृदा कहाँ पे पाई जाती है। ये देखिए जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी है, पर्वतीय मृदा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रीन जो है यहाँ पे पर्वत और वन पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा जैसे ये थोड़ा लाइट ग्रीन है, और लाल मृदा ये देखिए लाल मिट्टी है, ये काली मिट्टी है। यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी मैं बता ही दें यहाँ पे लेटराइट मिट्टी देखिए, जैसे कि ये जो है केरल का थोड़ा सा क्षेत्र है, ये थोड़ा सा महाराष्ट्र लेते हुए कर्नाटक क्षेत्र तक फैला हुआ ये है। ये यहाँ पे क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे लेटराइट। और शुष्क जो है मरुस्थल, जैसे कि हमारा जो पश्चिमी भारत है यहाँ पे ये मरुस्थल है, यहाँ पे ये पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे शुष्क है। ठीक है, ये शुष्क मृदा है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं ये काली मृदा के बारे में। देखिए चित्र के माध्यम से बताया, लेटराइट मिट्टी के बारे में चित्र के माध्यम से बताया गया है। अब देखते हैं, दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। कौन सी, किस मृदा की बात, काली मिट्टी की बात कर रहा है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, परंतु इनमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। याद रखिएगा, इसमें काली मृदा में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। यानी जब मौसम गर्म होता है, ज़्यादा शुष्क होता है, इसका जो वाटर होता है इस वाष्पीकृत हो जाता है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएँ चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। नहीं तो क्या होगा, ये जुताई करना बहुत ही कठिन बना देगा, यानी जुताई नहीं कर जा सकती कि चिपचिपी बहुत और महीन बारीक कण की बनी होती है। आइए देखते हैं हम लाल और पीली मृदा के बारे में जानकारी लेते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यानी लाल मृदा जो है, आइए मैप के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। जो ये दक्कन का पठार है, ये जो दक्कन का पठार है त्रिभुजाकार आकृति का, इसके पूर्वी भाग जैसे पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में यहाँ पे और यहाँ पे इसका मतलब रवेदार चट्टानों के रूप में यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी मैंने देखा था, अभी मैंने बताया आपको। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के छोर पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती इन मृदाओं का रंग लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार का यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। किसमें, लाल मिट्टी में। इस वजह से इसका रंग होता है लाल। ठीक है, इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है, यानी जब जल इसमें अवशोषित हो जाता है, यानी जब जल की मात्रा इसमें बढ़ती है तो इसका रंग जो पीला हो जाता है लाल से। ठीक है, इसलिए इसे लाल या पीली मृदा भी कहा जाता है। अब देखते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह लेटराइट मिट्टी ये कैसे होता है अभी जानते हैं इसके बारे में, ये कैसे बनती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। यानी जब भारी वर्षा यहाँ पे होती है तो इसकी ऊपरी परत जो है बह जाती है यानी ढाल पे होती है। जब ढाल पे होती है तो ऊपरी वाले हिस्से की जितनी भी मिट्टी है सब नीचे बह जाती हैं। अब बहने के कारण जो ऊपर की जो ह्यूमस की मात्रा उसकी कमी हो जाती है और नीचे जो कंकड़ पत्थर की जो पथरीली मिट्टी टाइप की है वो दिखाई देने लगती है। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन। और जैसे कि लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी
तथा अम्लीय होती है, यानी जब ऊपर की जब ह्यूमस की मात्रा जब खत्म हो जाती है तो नीचे की जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, यानी एसिडिक हो जाती है, जिसका पीएच मान जो है 6 डिग्री से 6 से कम हो जाता है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसा कि मैंने बताया कि जब ऊपर की जब लेयर जब बह जाएगी जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर पोषक तत्वों की तो कमी हो ही जाएगी, ठीक है, और एसिडिक हो जाएगी वो मिट्टी। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है लेटेराइट मृदा। जैसे कि ये भारत है हमारा, ये भारत है और ये उत्तरी प्रदेश, उत्तरी भारत है, उत्तरी पूर्वी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक। असम को छोड़कर, असम में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जैसे कि और इसमें केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ऊपर जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है ना, ये दार्जिलिंग यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यानी जहाँ पर भाई अगर ह्यूमस की मात्रा पाया जाएगा तो वहाँ पे तो वन और वहाँ की वनस्पति जो सघन पाई जाएंगी, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जबकि जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम होगी वहाँ पे विरल वनस्पति, दूर दूर वनस्पति पाई जाएंगी, ठीक है। और शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक। स्तर रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती है जिस वजह से ऊपर की मृदा की जो ऊपरी लेयर होती है वो बह जाती है, जो नीचे की मृदा होती है यानी जो कंकड़ और कट वाली मिट्टी होती है, जो कठोर मृदा होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। मृदा संरक्षण का उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएँ काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यानी लाल लेटेराइट मिट्टी, सॉरी जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ज़्यादातर मसाले और काजू की खेती होती है, जैसे कि हम लोग बताएं अभी केरला में ज़्यादातर इसका उत्पादन तमिलनाडु में होता है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा हम लोग देखते हैं। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएँ आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, ठीक। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, जैसे कि राजस्थान का सांभर झील, ठीक है। वहाँ की जो मृदाएँ हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, लवणीय हैं, यानी उसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे वहाँ की मृदा में जो नमक है उसका वो जल वाष्पित करके हम लोग वहाँ पे खाने वाला नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है, ठीक है। यानी वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर के कारण नमी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ का वो जल वाष्पीकृत है, वहाँ पे अधिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। वहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए तो वो मरुस्थल है। और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण इसमें जल अवशोषण की क्षमता इसकी अवरुद्ध हो जाती है। यानी ये जो हमारा भारत का पश्चिमी राज्य यानी जो राजस्थान है, ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे हमें मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि अब यहाँ पे आपको पहले पता है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मिट्टी है अगर जब यहाँ की ऊपरी परत जब चली जाती है उड़ करके पवनों द्वारा, ठीक है, पवन द्वारा यहाँ पे जब यहाँ की मिट्टी जब अपरदित हो जाती है तो यहाँ पे जो नीचे होती है वो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर की ज़्यादा मतलब अधिकता मिलती है मिट्टियों में। जब चूना पत्थर की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगी, जल अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि मृदा का जो ह्यूमस वाला पार्ट था वो तो उड़ गया, जो उपजाऊ मिट्टी थी, फर्टाइल जो मिट्टी थी वो सॉइल जो तो उड़ गई है, इसलिए इसमें जल धारण की क्षमता नहीं रह जाती है। और जो चूना पत्थर की जो मिट्टी है उसमें जल अवशोषण की क्षमता नहीं होती, बल्कि यह जल अवशोषण की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है, ठीक है। इसमें चूना कंकड़ की सतह पाई जाती है, इसके कारण भी मैं बताया हूँ आपको। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। मृदा में जल अंतःस्यंदन, क्या बारे हिंदी, अंतःस्यंदन यानी इन्फिल्ट्रेशन की अवरुद्ध हो जानी, जल अवशोषण की क्षमता खत्म हो जाती है, सीधे सीधे ये कहना चाहता है ये। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है इंदिरा गांधी नहर के कारण, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वन मृदा। वन मृदा क्या है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त मात्रा में वन उपलब्ध है। यानी ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे पर्याप्त वर्षा यहाँ पे मिलती है, इसी कारण तो यहाँ पे वनस्पतियाँ और वन का विकास होगा। आपको पता है अच्छा टेम्परेचर चाहिए और वर्षा चाहिए तभी तो इनका विकास होगा।
इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, यानी नदी जब यहाँ पे नीचे ढलान यानी परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिशीलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। यानी कहना क्या चाहता है, जैसे कि पर्वत है, यहाँ से नदी निकल रही है इस तरह से, ठीक, ये नदी निकल रही है यहाँ पर, तो इसकी जो निचला क्षेत्र यानी ये जो निचला क्षेत्र है, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र यहाँ वनस्पति विरल पाई जाएंगी, लेकिन जो निचला क्षेत्र है, ये निचला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा मतलब यहाँ पानी अधिक मात्रा में है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे जो इसका बेसिन है, जो आसपास का जो घाटी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वनस्पति सघन पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बारीक कण हैं, इसकी अपेक्षा यहाँ पे जो बह करके यहाँ पे इकट्ठा होते चले जाते हैं और यहाँ के जो निक्षारण की प्रक्रिया जारी रहती है, यानी यहाँ पे जो मिट्टी है, जो ऊपर की जो लेयर है, वो बह करके यहाँ पे आती है और एक गाद का निर्माण करती है। यहाँ पे अधिक अच्छी खासी वनस्पति देखने को मिलती है, ठीक है, यही कहना चाहता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है, यानी हिमालय के हिमाच्छादित जो हिमालय के जो ऊपरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इसकी मात्रा ज़्यादा मतलब अपक्ष है और अपरदन होता है, ठीक है। और ये अधिशीलिक यानी एसिडिक होती है तथा ह्यूमस रहित होती है। आपको पता है जब ऊपर की लेयर जब बह गई तो ये ह्यूमस रहित यानी ह्यूमस पाया ही नहीं जाएगा और एसिडिक हो जाएगी, जैसे कि अभी हमने पिछले लेटराइट मिट्टी में पढ़ा है। नदी घाटी के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके निचले क्षेत्रों में ये मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ पाई जाती हैं, ठीक है। मृदा अपरदन और संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती है, यानी मृदा जब बहती है तो वहाँ पे एक नई मृदा का निर्माण करती है, यानी वहाँ पे एसिडिक मृदा बनेगी। और वहाँ पे अगर जैसे ढलान वाली अगर मृदा है, यहाँ से अगर बह गई तो लेटराइट मिट्टी का रूपांतरण करके यहाँ की जो सिल्ट है कहीं और उसको निक्षेपित करके वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना देगी, यानी जलोढ़ बना देगी। ये तो काम करती रहती है, ठीक है, यही समझाना चाहता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं दोनों साथ साथ चलती रहती है, यही बताना चाह रहा है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण निर्माण, खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ कुछ मिस तो नहीं हुआ है, थोड़ा एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग देख रहे थे मृदा अपरदन और संरक्षण, ठीक है। हाँ, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार संतुलन भंग हो जाता है। अगर हम लोग ज़्यादा पशुचारण करते रह गए और वन उन्मूलन वन को कटाई करते रहे और खनन कार्य करते रहे तो हम लोग की जो मृदा है इसके संतुलन को हम लोग भंग कर देंगे, ठीक है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खाद भूमि कहते हैं। जैसा कि ये बताया गया, जैसे ये इसमें दिखाया गया है चित्र में, ये जो गहरी अवनालिका बना देता है, इसमें क्या करता है, ये गड्ढे टाइप बना देता है और ये जो है मृदा की जो ऊपरी लेयर है इसको काट करके एक खाद भूमि बना देता है, खड्डा बना देता है, ठीक है। इस प्रकार की जो भूमि है ज़्यादातर चंबल नदी बेसिन में देखा जाता है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पीहड़ यानी खड्ड पाए जाते हैं। यहीं पे चंबल ठाकुर रहते हैं भाई, इसी में रहते थे ये सब। आइए देखते हैं, जिसे बैडलैंड यानी उत्खाद भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड या रिवाइन कहते हैं भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। अब देखिए इस चित्र में, जैसे कि ये अवनालिका है, यहाँ की जो ऊपरी लेयर है, अवनालिका में जो ऊपरी लेयर है ये इसमें बह करके इसके नीचे माध्यम से जल के साथ बह जाती है और इसके जो ऊपरी जो लेयर है ना, यानी ऊपरी जो चादर है ना, ये बह जाती है इसके साथ, ऊपर साथ में होती है। और एक जो इसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्खाद भूमि, बीहड़ कहते हैं, खड्ड कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और जब ये ऊपरी लेयर जब यहाँ से खिसक करके यानी जब बह जाती है इसमें, तो इसे सीट इरोजन कहते हैं, यानी चादर अपरदन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। इसकी जो उपजाऊ जो मिट्टी है यानी जो ह्यूमस रही तो बह गई, ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको चादर अपरदन, ठीक है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। मैंने आपको बता चुका हूँ ये। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है।
गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं समांतर हल चलाने के कारण ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। अब ये क्या कह रहा है ये जानिए। जैसे कि पर्वत है, इस पर्वत पे हम लोग क्या करते हैं, समोच्च रेखा यानी कंटूर प्लॉगिंग रेखाओं में इसको हम लोग प्लॉगिंग करते हैं, यानी हम लोग इसकी जुताई करते हैं। जैसे कंटूर प्लॉगिंग क्या है, ये गोल गोल ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, गोल गोल ऐसे गोल गोल में हम लोग इसकी जुताई करते हैं, ताकि जब यहाँ से ऐसे गोल गोल करते हैं, अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा। जब यहाँ से जल निकले तो यानी यहाँ की जो मिट्टी है इसके कटाव को, पहली बात इसकी स्पीड कम कर देगा यहाँ से पानी आने में, ये जो पर्वत है यहाँ पे जो ढलान वाली जगह है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो जब रफ्तार कम होगी तो यहाँ की मिट्टी की अपरदन की कम हो जाएगी दर, और जब मिट्टी अगर यहाँ से तोड़ के कोई ले भी जाएगी तो यहाँ पे जाकर निक्षेपित कर देगी, यानी पूरी तरह से बहेगी नहीं। यानी ये सफल है वहाँ पे जहाँ पे जो ढाल वाली भूमि पाई जाती है। यानी ये क्या करता है, वहाँ पे हल चलाने के लिए उसके बहाव के, यानी जल के बहाव की गति को भी कम करती है और मृदा को अपरदन करने से भी रोकती है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसे समोच्च जुताई कहते हैं, कंटूर प्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, यानी विभिन्न, ये सोपान ये क्या है, ये सीढ़ीदार टाइप का है, क्या है ये, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे पर्वत बना, ये है ढाल वाली भूमि है, जब इस तरह से हम लोग कंटूर प्लॉगिंग कर रहे हैं, समोच्च ऊंचाई जुताई, तो क्या सीढ़ी नुमा दिख रही है ना, एक के बाद दूसरा तीसरा इस तरह से, इसी को समोच्च जुताई कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है, यानी ये जो भारत का मैप अगर इस तरह से बनाए देखें, ठीक है, आइए देखते हैं इस तरह से, ये जो भारत के, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो है ना, ये पढ़ा है ना, ये सॉरी रुक जाइए, माफ़ कीजिएगा, ये जो भारत का ऊपरी हिस्सा है यानी मध्य हिमालय, ठीक है, वहाँ पे और इसके पश्चिमी क्षेत्रों में ये कंटूर प्लॉगिंग की जाती है। ठीक है, काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जा सकता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जा सकती हैं। जैसे ये मान लीजिए खेत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेती, यहाँ पे फसल उगा दी गई और यहाँ बीच में क्या करेंगे, अब घास की पट्टी बना देंगे ताकि यहाँ पे मृदा अपरदन रुक जाए, और फिर यहाँ पे खेती की जाएंगी इस वाले प्लॉट में, फिर यहाँ पे घास की पट्टियाँ लगा दी जाएंगी। ये वहाँ पे किए जाते हैं जहाँ पे अधिक वर्ष मतलब मिट्टी अपरदन होने के चांसेस ज़्यादा हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है, ये पौनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके की पट्टी को स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, यानी पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पौनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये क्या कहना चाहता है, जैसे कि अपना भारत है, ये अपना प्यारा भारत है, और यहाँ पे जो है पश्चिम भारत यानी राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान जैसे कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिएगा। ये कहना चाहता है रक्षक मेखला, यानी पेड़ों द्वारा, ये जो पेड़ है ना, इस तरह से जो पेड़ है इस तरह की रक्षक मेखला बनाई जाती हैं। ये कोने यहाँ पे इसके चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं। ठीक है, आइए फिर से इसको समझा देता हूँ। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पेड़ बना दिया जाता है, यहाँ पे चारों तरफ, इस तरफ चारों तरफ, यानी चारों तरफ इस तरह से पेड़ बना दिया जाए, ताकि हवा अगर इस तरह से अगर आती है, इस तरफ से अगर आती है, चाहे इस तरफ से आती है, तो इसका मिट्टी जो है इसकी अपरदन ना हो, इसका हवा द्वारा इसका अपरदन ना हो, और इसको ये रोक दे। और तो और ये केवल हवा द्वारा मिट्टी को ही नहीं रोकता, ये जल द्वारा भी अगर अपरदित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी जो है इसकी जड़ें जो हैं इसको जकड़ के रखती हैं। ठीक है, इस वजह से मृदा का अपरदन रुक जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस चैप्टर हुआ समाप्त। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला क्या कहेगा, पंजाब में भूमि निम्न में से मुख्य कारण क्या है। जैसे मैंने बताया हरियाणा और पंजाब में अधिक सिंचाई जो है उसका मुख्य कारण है उसके भूमि निम्नीकरण का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रांत सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, कहाँ पे की जाती है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और उत्तराखंड में। तो आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तराखंड में। ठीक, देख लीजिए आपने, अगर चैप्टर बढ़िया से अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन धनाधन होगा।
इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड? नहीं, मैंने भी पढ़ा कि जो बेसाल्ट द्वारा निर्मित है, लावा द्वारा निर्मित, जैसे कि दक्षिण भारत का दक्कन का पठार यानी महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग का चैप्टर समाप्त हुआ। और आप लोग इसको अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक बार दोबारा इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, और हम लोग इस तरह से बारी बारी करके पूरी तरह से हम लोग पहले किताब के माध्यम से सारी थ्योरी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इन सभी जो भी मैंने अभी पढ़ाया है लेसन, आज से मैंने शुरू किया है, इन सभी का मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब सारी वीडियो बनाते जाऊंगा चैप्टर वाइज, ताकि पहले आपको ब्रीफ नॉलेज हो जाए, उसके बाद आपको नोट समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। ठीक है, धन्यवाद।